वेलकम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी किसके बारे में कि जो द्विपरमाणु अणु होता है, द्विपरमाणु अणु, उस द्विपरमाणु अणु के बारे में हमने बात कर ली थी कि उसके लिए Cv और T में अगर हम ग्राफ खींचे तो वो कुछ इस टाइप से आ रहा था। ठीक है, उस ग्राफ के बारे में बताया था। 3/2r निम्न ताप पर था, 5/2r उच्च ताप मध्य ताप पर था और 7/2r उच्च ताप पर था। उसके बाद एक क्वेश्चन गिवन है, उसको पढ़ो नोट्स में कि किसी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो TQ नियम के द्वारा दी जाती है। ठोस का ताप T1 केल्विन से T2 केल्विन, कितना? T1 केल्विन से T2 केल्विन बढ़ाने के लिए उसे कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी? यानी कि कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उसका टेम्परेचर हमें T1 से T2 करना है तो उसे हमें कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी? तो इसके लिए dQ इक्वल टू कितना होता है, या ये कहें कि dQ अपॉन dt इक्वल टू कितना होता है? Cv होता है। तो Cv इंटू dt इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा? dQ। लेकिन जो Cv होती है एकांक द्रव्यमान के लिए हो गया, ये एकांक द्रव्यमान के पदार्थ के ऊष्मा में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, यदि पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो कितना है? m है, तो ये कितना हो जाएगा? m द्रव्यमान में ऊष्मा में परिवर्तन, m इंटू Cv dt इतना हो जाएगा ऊष्मा में परिवर्तन। और जो Cv है विशिष्ट ऊष्माधारिता किस नियम से दी जा रही है? TQ नियम के द्वारा, यानी कि Cv है वो प्रोपोर्शनल है TQ। देखो, हालांकि जो TQ नियम है वो निम्न ताप और उच्च ताप दोनों पर डिफाइन होता है, तो निम्न पर तो TQ और हायर पर वो 3R, लेकिन वो स्पेशली कह रहा है कि TQ नियम के द्वारा दी जाती है। मतलब क्या रहा कि Cv है वो प्रोपोर्शनल होगा TQ। मतलब कौन से टेम्परेचर पर ही बात कर रहा है? वो निम्न ताप पर ही बात कर रहा है, उच्च ताप पर बात नहीं कर रहा है। तो Cv है वो प्रोपोर्शनल टू है यहाँ पर TQ। तो Cv इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा एक, मान लिया a, मान लिया जो भी कांस्टेंट आ रहा था उस पूरे को a मान लिया इनटू में TQ। तो यहाँ पर टोटल हमें टेम्परेचर कितने से कितना कर रहे हैं उसका? T1 से T2। तो dq इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर दिया, m इंटू Cv इंटू में dt, और T1 से T2 तक हम इसका कर रहे हैं, m बाहर आ जाएगा। Cv है वो कितने के बराबर है? a इंटू TQ के बराबर है, तो T1 से T2 और ये हो जाएगा TQ dt, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? m इंटू a, TQ का करेंगे T4 की पावर 4 अपॉन में 4, इस तरह से, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? T1 से T2, इस तरह से ये हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट लगाकर हम टोटल जो ऊष्मा है उसमें जो परिवर्तन हुआ है Q उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़िए उस सेकंड क्वेश्चन को कि कंपन मान, उसमें वर्ड ऐड कर लेना अगर नहीं है तो कंपन मान द्विपरमाणु अणु के लिए संवितरण फलन का मान ज्ञात कीजिए। कंपन मान, इस तरह से एक वर्ड ऐड कर लेना अगर नहीं हो रहा है तो। कंपन मान कि कोई कंपन मान द्विपरमाणु अणु है उसके लिए संवितरण फलन का मान हमें क्या करना है? एवेल्यूट करना है। तो उसको देखते हैं किस तरह से एवेल्यूट करना है। देखो, कोई भी एक सरल आवर्ती दोलक है, उसकी जो एनर्जी है वो किस तरह से दी जाती है? उसकी जो ऊर्जा है वो दी जाती है, अगर वो कंपन कर रहा है तो p² अपॉन में 2m, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये हो गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये तो किस फिजिक्स के अकॉर्डिंग है? क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, यदि हम बात करें ऊर्जा पर तो वो ऊर्जा क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग दी जाती है, क्वांटीकृत रूप में n+12 h, इस तरह से दी जाती है। ये है किसके अकॉर्डिंग? क्वांटम के अकॉर्डिंग, क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो होगी वो कितनी होगी? n+12 h। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, n+12 h को लिख सकते हैं h/2 से मल्टीप्लाई करके, इस तरह से h/2 को h कट लिख दिया, इसको लिख दिया हमने ओमेगा। तो ये कितना हो जाएगा? n+12 h कट ओमेगा। En की क्या आ जाएगी? ये वाली वैल्यू आ जाएगी, किसमें? क्वांटम फिजिक्स में। ठीक है, अब इसका यूज करते हुए क्या पूछ रहा है वो कि संवितरण फलन का मान ज्ञात कीजिए। कंपन मान, यानी कंपन कर रहा है तो उसकी कंपन ऊर्जा इतनी हो जाएगी। क्योंकि संवितरण फलन होता कितना है? z इक्वल टू कितना होता है? समेशन ऑफ e की पावर में माइनस की बीटा ei। यदि हम रिप्रेजेंट करें n से तो z, n से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया
जेड एन इक्वल टू समीशन ऑफ ई की पावर में, और यहाँ एन है वो वेरी करता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो एन इक्वल टू यहाँ पर 0 टू जो भी होगा वो चलता रहेगा, एन इक्वल टू 0 टू लास्ट तक इनफाइनाइट तक, माइनस की बीटा की वैल्यू 1 अपॉन में के टी, और ई एन की वैल्यू है ये, तो इसको डाल दिया हमने इसमें एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो देखें यहाँ पर जेड एन, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो e की पावर में ऐसे मान लेते हैं, इसको थोड़ा सिंपल हो जाएगा, h कट ओमेगा अपॉन kt है, उसको हमने x लिख दिया, कितना लिख दिया, x लिख दिया, तो ये कितना बचेगा देखो, यदि n इक्वल टू 0 पुट करते हैं, या पहले पुट कर लो इसमें n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट जो भी चल रहा है e की पावर में माइनस k n प्लस हाफ x, इस तरह से मान लिया। अब देखें इसमें Zn इक्वल टू n इक्वल टू 0 पर ओपन करते हैं इसको, e की पावर में माइनस के हाफ x, ठीक है, प्लस में e की पावर में माइनस के कितना हो जाएगा 3/2x, प्लस e की पावर में माइनस के 5/2x एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पर जो Zn है हमारे पास, यदि इसमें से अपन कॉमन ले लेते हैं किसको, e की पावर माइनस के हाफ x को, क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो ये कितना बचेगा 1, प्लस में e की पावर में माइनस के x, e की पावर में माइनस के 2x, इस तरह से, प्लस e की पावर में माइनस के 3x एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। अब ये क्या हो गई, एक गुणोत्तर श्रेणी हो गई जिसका सार अनुपात कितना हो जाएगा e की पावर माइनस x, इसमें मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है e की पावर माइनस x का प्रत्येक टर्म में, ये कितना हो जाएगा e की पावर में माइनस के x/2 लिख दिया, और एक गुणोत्तर श्रेणी है अनंत पदों की, और जब भी कोई गुणोत्तर श्रेणी अनंत पदों की है तो उसके लिए योगफल का सूत्र कितना होता है, a अपॉन में 1 माइनस r, a है प्रथम पद और r उसका होता है सार्व अनुपात, तो ये कितना हो जाएगा देखो सार्व अनुपात, तो a की वैल्यू 1 हो गई प्रथम पद अपॉन में 1 माइनस r यानी माइनस x, इस तरह से हो जाएगा इसमें। अब इसमें e की पावर माइनस x/2 का अगर हम नीचे लेकर आए, सम वितरण फलन Zn चल रहा है, ठीक है, अगर इसको नीचे लेकर आए e की पावर में x/2 1 माइनस e की पावर में माइनस x, इतना हो जाएगा। अब आगे किस तरह से लिख सकते हैं, e की पावर में 1 अपॉन e की पावर में x/2, यहां पर ले गए e की पावर में माइनस की x/2, इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर देखो कि e की पावर x ये कितना होता है cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x, और e की पावर माइनस x इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x माइनस के sin हाइपरबोलिक x, ये वैल्यूज होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो ये कितना हो जाएगा बताओ, Zn इक्वल टू 1 अपॉन में e की पावर x/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस में ये हो जाएगा e की पावर x/2, अगर इसमें रखते हैं और इसमें भी रखते हैं तो ये माइनस में आएगा, और बीच में माइनस होने की वजह से दोनों कट जाएंगे, प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक x/2 आ जाएगा, और Zn इक्वल टू 1 अपॉन में 2 साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू कितनी लेकर चल रहे थे अपन, h कट ओमेगा अपॉन में kt, तो 2 और है यहाँ पर 2 kt, ये वैल्यू आ गई Zn की। ये हमने पर्टिकुलर एक परमाणु की लेकर एक एटम पर एक जो कंपन कर रहा है अणु है वो कंपन कर रहा है उसके लिए किया है ये काम। यदि उसमें n है इस तरह से तो टोटल संवितरण फलन कितना हो जाएगा, क्योंकि संवितरण फलन क्या होता है, प्रायिकता वितरण फलन से ही आता है, ये प्रायिकता वितरण फलन में तो आता था Zn संवितरण फलन, तो एज ए प्रोबेबिलिटी की तरह ही बिहेव कर रहा है, इसलिए Z1 Z2 Z3 Z4 इस तरह से प्रत्येक पार्टिकल के लिए होगा, तो सभी का क्या होगा वहां पर मल्टीप्लाई होगा, इस चीज का ध्यान रखना। पढ़ें इसको एक बार पूरा। यहां मैंने इसमें h कट ओमेगा अपॉन q2 को x नहीं माना है नोट्स में, ठीक है, उसको मान के कर सकते हो। ये हो गया। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन लिखें, नोट्स में नहीं है आपके, ये क्वेश्चन लिखें। इसके बाद विभेदी कणों के निकाय के प्रत्येक कण के संगत संवितरण फलन
विविधि कणों के निकाय के प्रत्येक कण के संगत समवितरण फलन z इक्वल टू C इंटू वी है, वॉल्यूम है, इंटू टी की पावर में 3/2, ये दिया हुआ है आपको समवितरण फलन। कि विविधि कणों के निकाय के प्रत्येक कण के संगत समवितरण फलन z इक्वल टू CV टी की पावर में 3/2 है, जहां C नियतांक है, तब निकाय की माध्य आंतरिक ऊर्जा यानी कि E बार एवं माध्य दाब यानी कि P बार, माध्य आंतरिक ऊर्जा और माध्य दाब ज्ञात कीजिए। माध्य दाब ज्ञात कीजिए। देखो, माध्य ऊर्जा का हमने एक फॉर्मूला निकाला था, माध्य आंतरिक ऊर्जा का NkT² डेल अपॉन डेल टी ln z, इस तरह से निकाला था एक फॉर्मूला। तो z दे रखा है, ln z चाहिए, तो ln z किस तरह से निकाल सकते हैं? यहाँ पर log ले लो दोनों तरफ, log c प्लस सभी मल्टीप्लाई में है, तो log v प्लस में log t की पावर में 3/2 a इंटू b इंटू c, log m प्लस log a प्लस log b प्लस log c, उससे लगाना ln c, ये ln p, t/2 आगे आ जाएगा ln t, ये किसकी वैल्यू आ गई? ln z की वैल्यू आ गई। ln z की वैल्यू यदि हम इसमें रखते हैं, आंशिक अवकलन है तो ये कांस्टेंट था, इसका 0 हो जाएगा, वॉल्यूम का भी 0 हो जाएगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में है। यहां पर केवल किसका होगा? इस वाली टर्म का होगा, तो e बार इक्वल टू कितना जाएगा? NkT², और यदि हम डेरिवेटिव करते हैं तो दोनों का 0, इसका आएगा कितना? 3/2 ln t का 1/t, ये कितना आ जाएगा? 3/2 NkT, कितनी आ जाएगी हमारे पास औसत ऊर्जा? लिखो इसको, फर्स्ट को, माध्य आंतरिक ऊर्जा इतनी आ जाएगी। इसके बाद पूछ रहा है वो किसको? माध्य दाब को। वो भी निकालते हैं, इसे कंप्लीट करो। अगला देखते हैं इसमें माध्य दाब। तो माध्य दाब को देखो किस तरह से निकालेंगे। इसमें माध्य दाब के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा? इसमें आपने निकाला था एक P बार या P माइनस के इक्वल टू डेल F अपॉन में डेल V एट कांस्टेंट T, ये था जब हमने संवितरण फलन की सहायता से किसका आदर्श गैस की समीकरण निकाली थी, तो वहां पर इसका यूज किया था, क्योंकि F इक्वल टू था वहां पर माइनस के NkT ln z, F इक्वल टू था माइनस के NkT ln z, और इसका यूज करते हुए हमने वहां पर आदर्श गैस की समीकरण को निकाला था। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P इक्वल टू डेल F अपॉन में डेल V एट कांस्टेंट T, सॉरी F की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, NkT ln z, ठीक है, ये आ जाएगा एट कांस्टेंट T पर। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? V के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो T वाली टर्म है वो कॉमन है, आ जाएगी, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डेल अपॉन डेल V ln z एट कांस्टेंट V, तो सॉरी एट कांस्टेंट T। तो T को कांस्टेंट रखते हुए अपन को क्या करना है? यहाँ पर कहां गया है? ये रहा। तो इसमें जो T है उसको कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करना है, मतलब ये कांस्टेंट हो गया 0, इसका भी 0, इसका करना है, तो P इक्वल टू NkT, V के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ln V का कितना हो जाएगा? 1/V, तो PV इक्वल टू कितना आ जाएगा? NkT।
आदर्श गैस की ही समीकरण आई है, ये सेम किया था वहां पर समवितरण फलन की सहायता से आदर्श गैस की समीकरण निकाली थी और n के इक्वल टू कितना लिख दिया था, Na लिख दिया था कि एक निकाय है उसमें सारे के सारे कण विभेदी हैं। विभेदी कण से मतलब क्या रहा, वहां पर कौन सी सांख्यिकी का यूज करेंगे हम, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का, यानी कि क्लासिकल सांख्यिकी का, क्योंकि सारे कण सर्वसम एवं विभेदी किसके अंतर्गत होते हैं, मैक्सवेल के अनुदिश होते हैं, अकॉर्डिंग होते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने PV इक्वल टू एन के डी और n के इक्वल टू यदि nr लिख देते हैं स्मॉल n इंटू आर, तो ये कितना हो जाएगा, आदर्श गैस की समीकरण बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे किसको, फोर्थ यूनिट को, क्वांटम स्टैटिक्स को। ठीक है, थैंक यू।